सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान और शान। भारत देश में हर राज्य को मिलता है पूर्ण सम्मान। हर घर में गूंजता वंदे भारत का ये नाम और इसीलिए जाना जाता है भारत इसी पहचान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास और नया शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल और डीडी न्यूज की इस नई कवायद में हम बात करने वाले हैं राज्यों के बारे में। राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर करेंगे हम चर्चा इस शो में, जहां आर्थिक विकास की बात होगी, साथ ही क्षेत्रीय राजनीति को भी हम यहां पर उसका मंथन करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी कहानियां इन तमाम राज्यों से जुड़ी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। और यही बहुत विहंगम सेतु है भारत का, जो तमाम राज्यों को जोड़ता है और इसी के इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का। और इस शो के जरिए हमारी पूरी कोशिश यही है कि इन तमाम राज्यों को जो भारत की इस माला में पिरोए गए हैं, भाषा और साथ ही साथ सभ्यता के लिहाज से उनसे जुड़ी तमाम कहानियां इस मंच के साथ हम करेंगे साझा। हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और वो आपको देंगे सटीक जानकारी और खास तौर पर आपको रूबरू करवाएंगे उस राज्य की उन तमाम बारीकियों के साथ। साथ ही हम जानेंगे कि वो राज्य क्यों खास है जब हम बात करते हैं भारत देश की। तो सबसे पहले आज के इस शो में हम जिन 4 राज्यों पर फोकस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बात होगी हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश को लेकर। फिर आपको लिए चलेंगे हम विद्वानों की भूमि यानी कि बिहार। साथ ही साथ बात होगी देवभूमि उत्तराखंड को लेकर भी, और कैसे इस वक्त जब पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की बात हम करेंगे, क्यों वहां डबल अटैक की वजह से मौसम जो है वो कड़ाके की ठंड बरसा रहा है। इन तमाम खबरों पर हम डालेंगे नजर और ये डीडी न्यूज की कोशिश है कुछ नए शोज के जरिए हम आप तक लेकर आए उन तमाम खबरों को। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले हम हमारी पहली खबर का, जो कि हिंदुस्तान के दिल से आ रही है। जी हां, बात हो रही है यहां मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए कैसे मोहन यादव सरकार के 2 साल रहे बेमिसाल। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी सरकार के 2 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे विकास का स्वर्णिम दौर बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 2 वर्षों के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन दर्ज किया गया है। उद्योग से लेकर ग्रामीण विकास तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। पिछले इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश 3रे स्थान पर आ गया है। निवेश को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए MP इन्वेस्ट पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरू किया गया है। मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु पर सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। लाडली बहना योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़कर
1500 रुपए प्रति माह हो गई है। मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। खाद्यान्न, अनाज और गेहूं उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 32 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 8 हो चुकी है। इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। 21,186 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले एक वर्ष में 13 करोड़ से अधिक पर्यटकों का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है। 19 धार्मिक, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों और बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारत 2047 में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर महिला, किसान, युवा और गरीब ये 4 जातियों पर काम करने की बात कहते हैं और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन 2 सालों में इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में निवेशक फ्रेंडली नीतियां बनाकर न सिर्फ मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाने का काम हुआ है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही नक्सलवाद की एक समस्या को भी जड़ से मिटाने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन 2 वर्षों में किया है। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। तो डेवलपमेंट ड्रिवन मॉडल, तो औद्योगिक विकास ने यहाँ रफ्तार पकड़ी है। कैसे जो नया इकोसिस्टम है, अगर हम उसका जिक्र करें तो 18 नई नीतियों को हरी झंडी दिखाई गई। इन्वेस्टर मीट के जरिए 32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश सामने आया। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के जो निवेश के प्रस्ताव है वो यथार्थ के धरातल पर है। निवेश सरल हुआ, तेज हुआ, पारदर्शी बना और इसी वजह से जो एमपी इन्वेस्ट पोर्टल है 3.0 भी उसे लॉन्च किया गया। इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू की गई और जो विंध्यवासी हैं उनको एक सौगात मिली। सौगात किस रूप में मिली? रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ और इन तमाम जो कदम उठाए गए इससे एक नया ही चेहरा या फिर एक नई तस्वीर हम जानते हैं मध्य प्रदेश की उभरकर सामने आई। और इसी खबर पर हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जुड़ गए हैं सीधे मध्य प्रदेश से। आदित्य, किस तरह से आप आंकेंगे जो मोहन सरकार के 2 साल रहे इन तमाम उपलब्धियों के साथ कैसे रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश? देखिए आंचल, मध्य प्रदेश में इन 2 सालों में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है देश के तमाम राज्यों के सामने, तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने, कि कई बड़े काम ऐसे हैं जो अकेले राज्य नहीं कर सकते अपने दम पर, उस पे केंद्र का भी सहयोग आवश्यक होता है। लिहाजा कोऑर्डिनेशन कितना महत्वपूर्ण होता है ये इन 2 सालों में डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है और इसी कोऑर्डिनेशन के परिणाम है जो आंकड़े अभी आप थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे कि बड़ा औद्योगिक माहौल। आप याद करिए 1.5-2 साल पहले की बात है जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और कहा था कि राज्य में निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाए और मध्य प्रदेश लौटे। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री तो उन्होंने 18 उन नीतियों को पर काम किया जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है उन पर काम करने की। उन नीतियों ने मध्य प्रदेश में एक माहौल जनरेट किया और एक सुगम और सुलभ वातावरण किस तरीके से निवेशकों के लिए मिले, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने को मिले, इस पर काम हुआ है। इसके अलावा केंद्र की सरकार राज्य का किस तरीके से सहयोग कर सकती है और सहयोग राज्य ले सकता है, ये भी एक अच्छा मॉडल देखने को मिला। 8 एयरपोर्ट जो हैं आज, हवाई अड्डे जो हैं वो मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से जहाँ विंध्य क्षेत्र और ये तमाम क्षेत्र जो परेशान हुआ करता था, आज वहाँ हवाई अड्डे, रीवा सतना में हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं। और इसके अलावा उद्योगपति को जो कुछ भी मध्य प्रदेश में चाहिए या बाहर से मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सड़कों का जाल हो, एक्सप्रेस वे हो या रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, इन तमाम योजनाओं ने और इन तमाम प्रयासों ने मध्य प्रदेश को इन 2 सालों में बहुत मजबूत करने का काम किया। और औद्योगिक क्रांति की इस अलख को जगाने के लिए किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्यूलिंग करता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तब होती है जब आप रास्ते खोलते हो, जब आप विंडोज ओपन करते हो, और वो विंडोज ओपन मोहन यादव की सरकार ने किए हैं। चाहे वो सब्सिडीज देने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पास जो संसाधन है आप उनको किस तरीके से एक्सप्लोर करते हो, दुनिया के जी। सामने बताते हो। उद्योगपतियों को केवल भोपाल और इंदौर में नहीं लाया गया है मध्य प्रदेश में। रीवा, उज्जैन, शहडोल, ये ग्वालियर, ये वो जगह है जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को उनको बताया गया, और यही वो परिणाम है जो एक बड़ा आंकड़ा 32,000 करोड़ का आपको बता रहे हैं, और जो जी। धरातल पर आ चुका है 8 लाख करोड़ से ज्यादा का, वो एक बड़ा आंकड़ा है। ये छोटी मोटे आंकड़े नहीं है, और ये बताता है कि एक मॉडल राज्य चाहे तो बना सकता है, केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बना और सकता ये है। कहा जाता है कि आदित्य की जब आपकी नीयत सच्ची हो तो नीतियां भी साथ देती है, और ऐसा आर्थिक विकास किसी भी राज्य की संरचना को सशक्त बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत इस नए शो में इस खबर के जरिए साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के, और आइए अब सीधे रुख करते हैं हम बिहार के बारे में। तो बिहार पर जाने से पहले आपको फिर एक बार बता दें कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके 2 साल पूरे हुए हैं। इन तमाम योजनाओं के जरिए कैसे मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी जो है वो बदली, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण दिया गया है। तो आइए आपको बता दें कि हमने खबरों की शुरुआत जब की तो सबसे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की खबर दिखाई, लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार को लेकर। विद्वानों की धरती कही जाती है, लेकिन कैसे बिहार अब फिनटेक और हाईटेक क्रांति से जुड़ रहा है। बिल्कुल, बिहार में एनडीए की जीत के बाद विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार लगातार पूरे राज्यों में जो विकास कार्य हैं उसकी खुद समीक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य को पहली फिनटेक सिटी मिलने का रास्ता पूर्णतः साफ हो गया। पटना से सटे फतुहा में इसका विकास की अगर बात की जाए तो 242 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना में हाईटेक फिनटेक सिटी। हाईटेक फिनटेक सिटी बिहार के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट। युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर होंगे पैदा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद डबल इंजन सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार निरीक्षण और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे फतुहा में फिनटेक सिटी बनाया जा रहा है। 242 एकड़ में विकसित होने वाले फिनटेक सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 408.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने दे दी है। पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा, जो हमने चुनाव के वक्त भी वादा किया था। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जो है अपना काम शुरू कर दी है। उद्योग विभाग बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछाने जा रही है, और आपने देखा कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स के भी प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यहां होगा। बिहार की राजधानी पटना में हाईटेक फिनटेक सिटी बनाना पूरे प्रदेश के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से पटना जिले में औद्योगिक विकास एक नए दौर में प्रवेश करेगा। फिनटेक सिटी में देश विदेश की बड़ी कंपनियों के आने की उम्मीद है। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहाँ आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल निवेश तेजी से बढ़ेगा। यह एक आधुनिक औद्योगिक परिसर होगा। यहाँ आईटी कंपनियां, बैंकिंग और फाइनेंस संस्थान, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप हब जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इससे पटना को एक नई इंडस्ट्रियल पहचान मिलेगी। पटना में फिनटेक सिटी बनने से राज्य के युवाओं को एमबीए, इंजीनियरिंग और दूसरी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में बड़े स्तर पर निवेश की तैयारी चल रही है। ऐसे में राज्य सरकार सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में बीआईएसएफ फोर्स का गठन भी करने की तैयारी कर रही है, ताकि निवेशकों को एक सुरक्षित वातावरण भी दिया जा सके। बता दें कि देश में सबसे पहला फिनटेक सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बनाया गया है, जबकि दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे देशों में पहले से ही ऐसे हब बने हुए हैं। बिहार में फिनटेक सिटी का निर्माण राज्य में विकास का एक नया अध्याय जोड़ेगा। बिहार सरकार राज्य के 6 जिलों को मॉडल टाउन के रूप में डेवलप करने के प्लान पर काम कर रही है। उसी के तहत पटना के पास फतुहा में फिनटेक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। समझा जा रहा है कि फिनटेक सिटी के बन जाने से बिहार में अरबों रुपए का निवेश होगा। जो युवा हैं यहाँ के, उनको रोजगार भी मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण।
फिनटेक सिटी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पटना जिले में औद्योगिक विकास का ये एक नया दौर है, नया चैप्टर है। बड़ी संख्या में रोजगार के असीम अवसर दिए जाएंगे। आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज की बल्ले बल्ले यानी सभी एक एम्बिट के नीचे। हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा, साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स में और इंडस्ट्रियल निवेश में भी तेजी आएगी। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता मधुरेश का। मधुरेश, अगर बात की जाए बिहार की तो रिवर्स माइग्रेशन पर विराम लगता हुआ नजर आएगा जब हम बात करते हैं कि कैसे ये फिनटेक कैपिटल बनने जा रहा है आने वाले सालों में। हाँ बिल्कुल, देखिए अचल एक लंबा वक्त बिहार ने देखा है जब यहाँ से पलायन का दौर चलता रहा। जो इंडस्ट्रीज पहले थी वो भी बंद होती चली गई और लास्ट में ऐसे कगार पे पहुंच गई जब बिहार की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी। और आज बीते कुछ सालों में सीएम नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार को डेवलप करने का संकल्प है, उसका अब जमीनी स्तर पर जो असर दिख रहा है उसी का एक नतीजा है कि पटना के पास में इतना बड़ा एक फिनटेक सिटी डेवलप हो रहा है। और इस फिनटेक सिटी की जो कई खास चीजें हैं वो उनमें से एक चीज ये भी होगी कि तमाम तरह की इंटरनेशनल कंपनियां वहां पे निवेश तो करेंगी। इसके साथ ही वहां पे पास में एम्प्लॉयज के रहने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम्युनिकेशन में परेशानी ना हो। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी पहल है क्योंकि इससे लाखों युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। एक जो बिहार की छवि बन गई थी बीमारू राज की, इनसिक्योर राज की, अब वो कहीं ना कहीं दूर होगी। आज 90,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो बिहार में पाइपलाइन में है और उस निवेश की वो निवेश सुरक्षित तरीके से निवेशक यहाँ पहुंचे, इसकी बिहार सरकार हर तरीके से कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आप एक ही जगह पर देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने। तो फिलहाल वंदे भारत में वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आपको लिए चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड। जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो वंदे भारत में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आपको लिए चलेंगे सीधे देवभूमि उत्तराखंड। आखिरकार किस तरह से ये जो दून बासमती है, इस दाने की महक आपकी प्लेट तक पहुंचेगी, अब इस पर करते हैं हम विस्तार के साथ चर्चा और बात करते हैं उत्तराखंड के जिले प्रशासन देहरादून की पहल पर। देहरादून में अब एक बार फिर बासमती की जो फसल है वो लहलहाती हुई नजर आएगी। किसानों ने बासमती की फसल का रकबा जो है उसे बढ़ाया है। इसी के चलते वो दून बासमती की सुगंध के दायरे को और विस्तार देगा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दून बासमती की धमाकेदार वापसी, विलुप्ति की कगार से लौटी दून बासमती धान। देहरादून के किसानों की बढ़ी आय, महिलाओं ने लिखा नया आत्मनिर्भरता मॉडल। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। दून बासमती जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्त होती दिख रही थी। दून बासमती की सुगंध निरंतर कम हो रही थी। ऐसे में देहरादून प्रशासन ने एक पहल की। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों के एक्सपर्ट ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। बस क्या था, लहलहाने लगी दून बासमती की खेती। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती फसल को विस्तार दिया। वहीं नई पहचान के साथ किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयास ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया।
लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 कुंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं। दून बासमती धान से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट से आगामी दिनों में स्थानीय समूह की महिलाओं को खेती से प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की सुविधा से रोजगार मिलेगा। वहीं दून बासमती धान की खेती कर रहे किसानों ने जिला प्रशासन के इस कदम को सफल बताते हुए कहा कि जो दून बासमती विलुप्त के कागार पर थी वह अब पुनः बड़े स्तर पर खेती करके पुनर्जीवित हो रही है। हमने दून बासमती चावल की खेती की थी जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए। कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। जिस देहरादून की बासमती की सुगंध देश विदेश तक पहुंचती थी, उत्पादन में कमी आने से दून बासमती विलुप्त सी हो रही थी, लेकिन सरकार की इस पहल से किसान उत्साहित हैं। अब दून बासमती को एक बार फिर से अपनी खोई पहचान मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून, डीडी न्यूज। और हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधा देहरादून से रेनू उप्रेती। रेनू, तो राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुरा रहा है क्योंकि दून बासमती की जो सुगंध है वो अब आपकी थाली में पहुंचती हुई। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून की पहचान ही यहाँ की बासमती से थी। देखिए कई भी जो राज्य होता है, कोई भी शहर होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ की विशेषता होती है। देहरादून की विशेषता थी यहाँ की बासमती। लेकिन साल 2000 के बाद का अगर हम समय देखते हैं, क्योंकि देखिए शहरीकरण हुआ, यहाँ पे कॉलोनियां बसी, शहर लगातार बसते गया, विकास होते गया, तो जो खेत लहलहाते थे बासमती की खेती से वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले गए। लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड की सरकार समझती है कि यहाँ की जो पहचान है वो बासमती की खेती है, बासमती चावल है, क्योंकि ये चावल इतना खुशबूदार है, इतना स्वादिष्ट है कि इसकी पहचान विदेशों तक है, क्योंकि विलुप्त की कगार पे है। तो ऐसे में यहाँ की सरकार ने कदम उठाया कि यहाँ पे खेती का रकबा बढ़ाया जाए। और विशेषकर देखिए क्योंकि अधिकतर शहर बस चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कई सारे खेत है जहाँ पे ये खेती की जा सकती है। तो विकास नगर, सहसपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो किसान पहले से बासमती की खेती कर रहे थे उनके साथ मिलकर बैठकें की गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनसे, क्योंकि उनका जो खेती वहाँ पे हो रही थी, उनसे वो चावल को खरीदा भी गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है कि आप इसका रकबा बढ़ाइए। किसान भी माने हैं और बासमती की खेती का रकबा अब बढ़ रहा है और सरकार का ये कहना है कि तो मानते हैं रेनू की दून बासमती की हम धमाकेदार वापसी में महिलाओं के आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हाथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत के इस मंच से साझा करने के लिए। तो आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको कहां, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इस समय भीषण ठंड है और लंबे सूखे की मार वो झेल रहा है, लेकिन हालात को और गंभीर क्या बना रहा है वहां की जो हवा की गुणवत्ता है। मौसम विभाग ने भी फिलहाल किसी बड़ी राहत से इनकार किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण शीतलहर की गिरफ्त में है। तापमान लगातार नीचे बना हुआ है और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण घाटी में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। अक्टूबर के बाद से कश्मीर में बेहद कम बारिश दर्ज की गई है। इसी वजह से घाटी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी भी कम हो रही है। इसके साथ ही खराब वायु गुणवत्ता भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। 19 दिसंबर तक वेदर जो है खासकर मैदानी इलाकों के अंदर मजमूई तौर पे ड्राई रहने के चांसेस हैं और इसी तरह अभी फिर 13-14 के आसपास एक फीबल WD जो अप्रोच कर रहा है, तो इसके कारण मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बन सकता है। और इसी तरह कुछ एक जो सेंट्रल कश्मीर के हायर रीज हैं या नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके, यहाँ पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 दिसंबर के बाद बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से बड़ी राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि स्मॉग और
खराब वायु गुणवत्ता से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में कश्मीर में सर्दी के साथ साथ प्रदूषण लोगों की परेशानियां और बढ़ा रहा है। श्रीनगर से डीडी न्यूज के लिए शबीर डार की रिपोर्ट। और सीधे चलते हैं शब्बीर डार के पास, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शब्बीर, तो वायु गुणवत्ता तो खराब है ही, साथ ही साथ ठंड का भी डबल ट्रबल है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। जी बिल्कुल, ये इस बार के विंटर्स में जो है सर्दी पहले से ही आई है और यूजुअली जो ये कड़ाके की ठंड है, जो शीतलहर है, ये जुलाई कलान के दौरान आती है, जो 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है। ये 40 दिन का एक हार्शेस्ट पीरियड होता है विंटर का, जिसमें हम देखते हैं कि नलके जम जाते हैं और नदी जो और लेक्स भी उनमें भी फ्रोस्टिंग हो जाती है। लेकिन इस बार जो है पहले ही जो है शीतलहर आ गई है और लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। और इस ठंड के साथ साथ क्योंकि सूखा भी पड़ा है, अक्टूबर से बारिश और बर्फबारी भी नहीं हुई है, और अभी मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में भी कोई बिल्कुल। और शब्बीर, समय कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर वासियों के लिए आने वाला समय जो होगा जिसमें ठंड कम होगी और वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत के इस मंच से साझा करने के लिए। तो इस शो के जरिए हमारी कोशिश है तमाम राज्यों से जुड़ी अच्छी खबरें और साथ ही साथ दिलचस्प खबरें हम आप तक लेकर आए हर शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं समाचार में से योगी शैला निगाह के साथ। नमस्कार।